कर्ण ने गार्ड की ओर देखा और उसके दिमाग में तुरंत कई विचार घूमने लगे। सबसे पहले गार्ड ने दूसरों से थोड़ा अलग कवच पहना था, जिसका मतलब है कि उसकी जगह उसे उनसे ऊपर थी। दूसरे गार्ड ने आसान दूसरों को दीवार पर बुला लिया। तीसरा, वह काफी शक्तिशाली महसूस करता था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली महसूस नहीं करता था। करण ने दूसरे दायरे में शामिल शारीरिक लड़ाकों को देखा था, लेकिन गार्ड को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह दूसरे दायरे में है, जिसका मतलब है कि वह शायद पहले दायरे सोल्जर स्टेज में था। कर्ण ने सैड जंगल के प्रमुख अधिकारी को देखा था और वह अधिकारी दूसरे क्षेत्र में जनरल स्टेज में था। क्या बर्फीला तूफान सैड जंगल से कमजोर था? शायद नहीं। विशाल मन मूर्ति पर आधारित है, सैड जंगल से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसने इस गार्ड को क्या बनाया है? वह वास्तव में सच्चा व्यक्ति नहीं है। मैं शहर में प्रवेश नहीं करूंगा, कर्ण ने आगे सिकुड़ते कहा। कर्ण के सामने वाला गार्ड केवल गुस्से में था। आपके पास कोई राय नहीं है, उन्होंने कहा। कर्ण ने उत्तर दिया, मेरे पास बाहर रहने का विकल्प है। आपने कई हथियार मुतान दिए हैं और मैं भाग नहीं सकता। शहर में कई और शक्तिशाली सैनिक भी होने चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, मैं वैसे भी भाग नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं, गार्ड ने कहा। तो आज्ञाकारी रूप से शहर में प्रवेश करें। आपने कहा कि आप वैसे भी भाग नहीं सकते। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, करण ने कहा। गार्ड ने अपना दाहिना हाथ उठाया और दीवार पर मौजूदा गार्डों ने करण पर अपने हथियार का निशाना बनाया। आपके पास कोई और राय नहीं है? माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ गाड़ियां पहले से ही आ चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने गार्डों को उनके खींचे हुए हथियारों के साथ देखा तो उन्होंने रुकने का फैसला किया। वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। मैं बाहर ही रहूंगा, करण ने धीरे से उत्तर दिया। गार्ड की आंखें सिकुड़ गई। इस समय यह भी स्पष्ट नहीं है कि मैं किस प्रकार का चोर हूँ या नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे इसके लिए आपकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। क्या आप ऐसी स्थिति के लिए लड़ाई का जोखिम उठाने को तैयार हैं? कर्ण ने धीरे से कहा। गार्ड ने केवल अपनी आंखों से कर्ण को देखा। गार्ड ने उत्तर दिया, यदि आप अनुपालन नहीं करते हैं तो हमें आइस लकड़ी की स्रोत की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आपका परिदोष साबित करता है कि आइस लकड़ी खरीद करने का आपका तरीका कानूनी नहीं है। जब करण ने सुना तो उसकी आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। आप मुझे मामले की जांच न करने की धमकी क्यों दे रहे हैं? करण ने पूछा। यदि आप मेरे अपराध के प्रति है तो मुझे इस मुद्दे की जांच न करने की धमकी देने का क्या मतलब बनता है, जब तक आप यह न सोचे कि मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। हालांकि अगर ऐसा है तो आप मुझे इतनी बुरी तरह से शहर के अंदर क्यों ले जाना चाहते? क्या आप कुछ ऐसा करने का इरादा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? बेतुका, गार्ड गुस्से में चिल्लाया। मैं एक कानून का पालन करने वाला सैनिक हूँ और एकमात्र चोर को मेरी न्याय की भावना पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं है। तो फिर तुम्हें मुझे इतनी बुरी तरह शहर के अंदर क्यों ले जाना चाहते हो? कर्ण ने पूछा। यह मानव प्रोटोकॉल है, गार्ड ने तुरंत दांत पीसते हुए उत्तर दिया। संदेही व्यक्तियों को हिरासत में लेना होगा। मैं अभी हिरासत में ही हूँ, कर्ण ने उत्तर दिया। मैं संभव बच नहीं सकता। हम दोनों इस तथ्य पर सहमत हैं। तो यहाँ रहने में क्या समस्या है? एक बार फिर से शांत माहौल हो गया। कर्ण प्रमुख गार्ड की ओर देख देख रहा था, जबकि प्रमुख गार्ड कर्ण की ओर देख रहा था। कई सेकंड बीत गए। कर्ण और गार्ड ने दीवार की ओर देखा। जब उन्होंने कवच के कदमों की आवाज सुनी, दीवार पर मौजूदा गार्डों में से एक ने अपना हथियार वापस ले लिया और दीवार के पीछे गायब हो गया। हालांकि अन्य लोग बिना रुके चलते रहे और कर्ण को निशाना बनाते रहे। जब प्रमुख गार्ड ने दीवार पर जा रहे गार्ड को देखा तो उसने हिंसक रूप से अपने दांत पीस लिए। ठीक है, उसने झुंझुलाहट से कहा। हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं। आशा है आप खुश होंगे। गार्ड ने धीरे से अपना दाहिना हाथ नीचे किया और अन्य गार्डों ने अपने हथियार हटा लिए। प्रमुख गार्ड अचानक क्यों नरम पड़ गया? ऐसा दीवार पर गार्ड के चले जाने के कारण हुआ। सामान्य गार्डों को बर्खास्त किए बिना अपना पद छोड़ने की अनुमति नहीं थी। एक कारण को छोड़कर वे अपने पदों को छोड़ सकते हैं यदि वे उस व्यक्ति की तुलना में अधिक रैंक के किसी व्यक्ति को रिपोर्ट करने वाले थे तो जो वर्तमान में है। बाहर निकलने वाले गार्ड को यह सब काफी संदिग्ध लगा और उसने वास्तविक अधिकारों को रिपोर्ट करने का फैसला किया कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रमुख गार्ड को जैसे ही गार्ड को जाते हुए देखा तो उसने पता चल गया कि क्या हुआ था। उसे कैदियों के साथ व्यवहार करने की और उसके गुप्त तरीकों से काफी पैसा भी कमाया था, लेकिन अगर ये हरकतें सामने आ गई तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे ही दीवार पर मौजूद गार्ड चला गया, प्रमुख गार्ड को पता चल गया कि कुछ पैसे कमाने का यह अवसर हमेशा के लिए चला गया। कर्ण ने आराम किया। धन्यवाद, उन्होंने सामान्य रूप से कहा। कर्ण को उम्मीद थी कि गुप्त रूप से कुछ करेगा,
यही कारण है कि वह न जाने के बारे में इतना अड़ा हुआ था। उसने जुआ खेलने का फैसला किया। किस पर? प्रमुख गार्ड पर। वास्तव में स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि यदि प्रमुख गार्ड ने किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करने का आदेश दिया था जो सक्रिय रूप से विरोध नहीं कर रहा था और जिसका अपराध भी न्याय नहीं था, वह बहुत परेशानी में पड़ सकता था। यदि करण ने टकराव की शुरुआत की होती तो प्रमुख गार्ड बिना किसी समस्या के हमले का आदेश दे सकता था। हालांकि करण केवल वहां खड़ा था और शांति से बहस कर रहा था। बेशक यदि करण कमजोर होता तो प्रमुख गार्ड उसे आसानी से बाहर निकाल सकता था, अपने साथ ले जा सकता था। अफसोस की बात है कि करण के प्रमुख गार्ड को काफी शक्तिशाली महसूस किया था। करण ने दावा किया था कि उस हिरन को मार डाला था। एक सामान्य इंसान को बाहर निकालना और उसे हिरासत में लेना टकराव नहीं माना जाता है। टकराव को केवल टकराव के रूप में गिना जाता है यदि दूसरा पक्ष संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकता है। करण खुद मरने से पहले शायद कुछ गार्डों को घायल कर सकता है या उन्हें मार सकता है। हालांकि वह पहले से ही बहुत खतरनाक था। जैसे ही कोई वास्तविक संकट छिड़ता, उच्च अधिकारी उसमें इसमें शामिल हो जाते और जांच करते कि क्या हुआ था। आखिरकार कई गार्ड घायल हो गए होंगे या मारे गए होंगे और उन्हें यह पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ था कि भविष्य में वही चीज दोबारा न हो। जब ऐसा हुआ तो उच्च अधिकारी करण की पृष्ठभूमि और उसके दावों की जांच करेंगे। फिर अगर उन्हें पता चला कि वह निर्दोष है तो उन्हें तुरंत संदेह हो जाएगा। एक निर्दोष व्यक्ति किसी शहर के गार्ड पर हमला क्यों करेगा? उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और बिना किसी कारण के अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली सेना पर हमला करने का कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब यह होगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। भले ही सभी गार्डों ने मामले की छिपाने के लिए पूरी तरह से झूठ बोला हो, फिर भी उच्च अधिकारी उनके प्रति बेहद संदिग्ध रह गए। प्रमुख गार्ड को यह सब पता था। वह लालची हो सकता था लेकिन मूर्ख नहीं था और करण इसी पर जुआ खेल रहा था। यदि प्रमुख गार्ड मूर्ख होता तो उसने बस यह घोषणा कर दी होती कि वह कई संदेहों के कारण करण को पकड़ लेगा। एक मूर्ख प्रमुख गार्ड का मानना होगा कि जब तक वे उसके क्षेत्र में है तब तक उसका अधिकार कायम रहेगा। हालांकि क्या किसी मूर्ख व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त होगा? महत्वहीन कस्बों और गांव में शायद, लेकिन यहाँ नहीं। बर्फीला तूफान स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण शहर था और प्रमुख गार्ड ने पहले ही कहा था कि कई जादूगर नियमित आधार पर शहर के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। अंत में प्रमुख गार्ड को अपनी जगह पर पता चल गई। यदि इनमें से किसी भी जादूगर को उस पर थोड़ा सा भी संदेह होता तो उसके उच्च अधिकारी और उसकी पूरी जांच करते। यह नगर शक्तिशाली और बुद्धिमान जादूगरों से भरा हुआ था। वे कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। फिर भी वह एक प्रमुख गार्ड बनने में कामयाब रहा। इसका मतलब यह था कि वह मूर्ख नहीं हो सकता। यह सब करण का अनुमान था और उन्हें निराशा पर लिया था। यहाँ से बाहर गार्ड करण को कुछ नहीं कर सका। बस उन पर बहुत सारी निगाहें थी। प्रमुख गार्ड के पास उसके दस्ते में कुछ सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन संभव वह दीवारों पर मौजूद गार्डों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इससे भी अधिक पर्याप्त दबाव में यहाँ तक कि उसके साथी भी राज तोड़ देंगे और उगल देंगे। कर्ण का जुआ सफल हो गया। आखिरकार प्रमुख गार्ड की नजर दीवार के शीर्ष पर एक गार्ड पर पड़ी। उसकी कहानी की जांच करें, उन्होंने आदेश दिया। गार्ड ने पुष्टि से सिर हिलाया और चला गया। यह आवश्यक नहीं होगा। जब प्रमुख गार्ड ने वह आवाज सुनी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। हालांकि उन्होंने यह सुरक्षित किया कि जिस व्यक्ति ने बात की थी वह उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को न देख सके। कर्ण ने दीवार की ओर देखा और उसने गार्ड के हिस्से को देखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। यह भूरे बालों वाली एक महिला थी जो पूरी तरह से चांदी के कवच का एक प्रभावशाली सेट से पूरी तरह से लिपटी हुई थी। कर्ण ने तुरंत उसे बता दिया कि वह उससे नहीं लड़ सकता। वह उस मकड़ी जितनी ही शक्तिशाली थी जिससे उसने दक्षिण जंगल में अपनी यात्रा के दौरान देखा था। कर्ण को तुरंत पता चल गया कि वह दूसरे दायरे में है, जनरल स्टेज, और वह यह भी जानता था कि वह एक प्रभावी है। मैंने पहले ही हर चीज की जांच करने का आदेश दे दिया है। इसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। जब कर्ण ने सुना कि इसमें केवल 2 घंटे लगेंगे तो प्रमुख गार्ड के प्रति उसका संदेह भी बढ़ गया। प्रमुख गार्ड अधिकारी की ओर मुड़ा और शांति भाव से सलामी दी। धन्यवाद मेरी महिला, उन्होंने कहा। अधिकारी ने प्रमुख गार्ड की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। आपने पहले आदेश क्यों नहीं दिया? उसने पूछा। प्रमुख गार्ड ने बताया, मेरी महिला को रिपोर्ट करते हुए मैं संदिग्ध व्यक्ति को संभालने में व्यस्त हूँ। मैं पहले आदेश देने में सक्षम नहीं था। अधिकारी ने केवल प्रमुख गार्ड की ओर संदेहपूर्वक भाव से देखा। उन्होंने टिप्पणी की, हाल ही में मेरे ध्यान में आया है कि आपके रहने की स्थिति
के लिए एक व्यक्ति के लिए काफी अपील है। मेरी महिला, मैंने पहले ही अपने भाई के मालिकों के रूप में बड़े खेत के बारे में सूचित कर दिया है। राजकोष विभाग ने पहले ही मेरे राय द्वारा भेजे गए सभी सोने और उसकी उत्पत्ति का सत्पालन कर लिया है। प्रमुख गार्ड ने कहा। इसके अलावा मेरी महिला, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप मेरी व्यक्तिगत जीवन को दस्ते के सामने न लाएं। अधिकारी ने आंख खोल ली। उन्होंने कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। कर्ण ने तुरंत कुछ चीजों पर ध्यान दिया। सबसे पहले वह अधिकारी काफी युवा है। वह शायद 20 के आसपास की थी। दूसरी बात, प्रमुख गार्ड से बात करते समय उसने अपना संदेश और सुंदरता नहीं छुपाई। तीसरा, प्रमुख गार्ड ने सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात करने के मुद्दे को सही ढंग से उजागर किया था कि वकीलों को दूसरों के सामने अपने कर्मचारियों को अपमानित नहीं करना चाहिए था। इन सुरागों से कर्ण को तस्वीर मिल गई थी। अधिकारी को पता था कि प्रमुख गार्ड को गुप्त रूप से व्यापार कर रहा था और वह उसे इसके लिए सजा देना चाहती थी। प्रमुख गार्ड अपनी गलतियों को पूरी तरह से ढक रहा था क्योंकि खुलापन नहीं छोड़ रहा था, जिससे अधिकारी निराश हो गया। उसकी अनुभवी हिंसा के कारण उसकी हताशा उस पर हावी हो गई और वह एक अलग तरीके से प्रमुख गार्ड को दंडिया करना चाहती थी। हालांकि प्रमुख गार्ड ने उसे अपने सभी सैनिकों के सामने हार का सामना करने के लिए स्थिति को बदलने में कामयाब रहा। कर्ण को यह भी पता था कि प्रमुख गार्ड अपनी संपत्ति की व्याख्या कैसे करने में कामयाब रहा। वह पैसे को इधर उधर कर रहा था। कर्ण ने सोचा, उसका कोई अमीर भाई हो सकता है, लेकिन कौन सा भाई अपने भाई बहन पर लगातार इतनी अधिक संपत्ति बरसाता है, जबकि भाई बहन के पास पहले से ही अच्छी खासी वाली स्थिति है। वह शायद अपने भाई के साथ एक मध्यम व्यक्ति के माध्यम से बीमार लाभ प्राप्त कर रहा है, जो तब सोने के साथ गार्ड को उपहार देता है। कुछ आप शायद पहले से ही जानते हैं, लेकिन इस शहर के माध्यम से यात्रा करने वाले बहुत सारे व्यापारी है कि उन सभी की जांच करना लगभग असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इतनी निराश है, कर्ण ने सोचा। मैं एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करना चाहूंगा। कर्ण ने दीवार के नीचे से चिल्लाकर कहा। अधिकारी ने दिलचस्पी भरी निगाहों से कर्ण को देखा। आपकी शिकायत क्या है? उसने पूछा। इस गार्ड ने अपने सहयोगी को बिना किसी उचित कारण के मुझ पर अपने हथियार तानने का आदेश दिया है। मैं विरोध नहीं कर रहा था और मैंने अपना हथियार भी नहीं निकाला था। उसने पहले अपना हथियार निकाला जबकि मैंने आक्रामकता नहीं दिखाई थी, कर्ण ने व्याख्या की। अधिकारी ने हंगामा किया। उसने प्रमुख गार्ड की ओर देखा जिसने अभी व्यक्ति नहीं बदली। अधिकारी ने कहा, उनका संदेह वैध था और आपका अपराध अभी तक साफ नहीं हुआ है। हालांकि भले ही आपका अपराध दूर हो जाएगा, फिर भी उन्होंने नीति के अनुसार काम किया है। संदिग्ध व्यक्तियों को बैरक में लाया जाना है। हमेशा भागने में असमर्थ के कारण आप तकनीकी रूप से पहले से ही गिरफ्तार हैं, लेकिन आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं माना जा सकता है। गिरफ्तारी के लिए आपको बैरक लाया जाना चाहिए। हमारी निगरानी में बाहर रहना कोई अधिकारी नहीं है, बल्कि एक विशेषाधिकार है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम दे सकते हैं, लेकिन यह हमारा दायित्व नहीं है। उन्होंने कहा। उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है और उन्होंने सही तरीके से काम किया है। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं है। ठीक है, कर्ण ने कुछ सेकंड बाद कहा। उन्हें उम्मीद थी कि उसकी शिकायत कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसे उम्मीद थी कि उसकी शिकायत कहीं नहीं जाएगी तो उसने सबसे पहले शिकायत क्यों की थी? क्योंकि वह अधिकारी पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था, क्योंकि उसकी मदद करने का इरादा दिखाकर अधिकारी शायद बदला लेना चाहता होगा। इतने महत्वपूर्ण शहर का एक अधिकारी काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव डालना भविष्य में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इससे अतिरिक्त कर्ण ने अपनी पिछली गलती को सुधारने की अनुमति दी। उन्होंने खुलेआम अपने कर्मचारियों को अपमानित किया था लेकिन अब उन्होंने उसका बचाव किया था। कर्ण को केवल यही उम्मीद थी कि उसे यह सब एहसास होगा। कर्ण ने अगले कुछ मिनटों तक इंतजार किया। अधिकारी गेट के सामने आने के लिए पहले ही दीवार से नीचे उतर गई। प्रमुख गार्ड केवल सम्मानपूर्वक किनारे पर खड़ा था। 1 घंटे बाद एक गार्ड गेट से बाहर निकला और सम्मानपूर्वक कागज का एक टुकड़ा अधिकारी को दिया। अधिकारी ने पत्र की सामग्री पढ़ी और सिर हिलाया। तुम्हारा अपराध साफ हो गया है, कर्ण ने उनसे कहा। तथ्य यह है कि वह उसका नाम जानती थी। इसका मतलब था कि उन्होंने वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी। धन्यवाद, कर्ण ने सामान्य रूप से उत्तर दिया। अधिकारी ने अन्य गार्डों की ओर सिर हिलाया और गार्ड वही करने लगे जो वे कर रहे थे। अधिकारी ने कर्ण से कहा, आप शहर में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मेरी सहायता करने के लिए कहूंगी। अन्य अंगरक्षकों में डाकुओं की लाशों की खबरें आई है और उनमें
उन्हें संदेह है कि आप ही थे जिन्होंने उन्हें मार गिराया था। हम चाहते हैं कि आप डाकू की पहचान करें। कल रात की यादें करण को लौट आई और मृत्यु डाकू के चेहरे उसके दिमाग में घूमने लगे। क्या मुझे करना पड़ेगा? करण ने पूछा। यह अनिवार्य नहीं है, अधिकारी ने समझाया। हालांकि मैं आपसे बिना परवाह किए ऐसा करने के लिए कहूंगा। लोगों के परिवार बंद होने के लायक है। करण ने अधिकारी की आंखों में देखा। उसकी आंखें उदासीनता और प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की वास्तविक इच्छा के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, करण ने कहा। धन्यवाद, अधिकारी ने विनम्रता से कहा। कृपया मेरे पीछा करें। करण ने सिर हिलाया और अपनी गाड़ी पकड़ ली। फिर वह प्रमुख गार्ड पर नजर डालते हुए अधिकारी के पीछे चला गया। प्रमुख गार्ड ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे नजर ही नहीं दिखी। बर्फीला तूफान के द्वार खुले और करण ने प्रवेश किया। जैसे ही वह गेट से आगे बढ़ा, करण को लगा जैसे मौसम बदल गया है। कोई हवा नहीं और आसमान का तापमान काफी आरामदायक, थोड़ा गर्म भी महसूस हो रहा था। पहली बार करण को आइसमैना की पूर्ण अनुभूति महसूस हुई। मनमर्ती सर्दियों में बर्फ और पवन मन को अवशोषित करता है और गर्मियों में बर्फीला तूफान के किनारे की नागरिकों के लिए मौसम को आरामदायक बनाए रखने के लिए बर्फ का थोड़ा सा मन छोड़ता है। करण ने केवल सिर हिलाया। किस कारण से वह बात करने में मूड नहीं था? करण को इसका कारण नहीं पता था। हाँ, हो सकता है कि कल रात के अपने कार्यों के बारे में कुछ संदेह हो और यह विचार उसे पिछली रात के बारे में फिर से बात करनी है उसे परेशान कर रहा था। वह यकीन नहीं था। शहर आश्चर्यजनक रूप से करण था। करण को उम्मीद थी कि शहर में शोर शराबा होगा, लेकिन वास्तव में सड़कों पर बहुत सारे व्यापारी नहीं थे। दरअसल वहाँ कोई स्टॉल भी नहीं था, वहाँ केवल दुकानें थी। देर चलने के बाद अधिकारी ने कहा, यह बेरक है, आप अपनी गाड़ी वहाँ उस स्थान पर रख सकते हैं। चिंता न करें, सामान के मालिक की देखरेख के बिना किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। करण ने सिर हिलाया और अपनी गाड़ी को किनारे खींच लिया। उसके बाद अब उसने और अधिकारी के पीछे पीछे बैरक में चला गया। वे कुछ गाड़ियों से होकर गुजरे। अधिकारी ने एक बैठक कक्ष का दरवाजा खोला और वे दोनों अंदर दाखिल हुए। फिर वे कमरे के बीच में मेज पर एक दूसरे के विपरीत बैठ गए। अधिकारी ने गंभीर भाव से करण की ओर देखा। उसने करण स्वयं में कहा, मुझे आपको इरादों और आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे का एहसास हो गया था। हालांकि मेरी यूनिट की समस्याओं में निपटना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आप अनुरोध करूंगी कि आप इसमें दोबारा शामिल न हो। क्या हम एक दूसरे को समझते हैं? करण ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अधिकारी ने सिर हिलाया। अब इन डाकू के बारे में बात करते हैं, उन्हें खड़े होते हुए कहा। फिर वह एक दराज के पास गई और कुछ कागज को खंगालने लगी। आखिरकार वह कागजों का ढेर लेकर वापस आई। उसने कागजों का ढेर करण की ओर बढ़ाया और करण ने ऊपर रखे कागज के टुकड़ों को देखा। इसमें एक युवा व्यक्ति का खिंचा हुआ चेहरा दिखाई गया है। कागज के टुकड़े के नीचे पहचानने योग्य प्रतीक थे, लेकिन किसी कारण से करण को तुरंत पता चल गया कि उसका क्या मतलब है। गुम। ये लापता लोगों के पोस्टर थे। पहले लापता व्यक्ति के पोस्ट को करण ने पहचान लिया था। यह उन लोगों में से एक था जिसे उसने एक रात पहले मार डाला था।